कि भैया देखो फॉरेन पॉलिसी कई भाड़ में। पहली चीज क्या करनी है, हम लोगों को अपनी सोवरेनिटी को, जो हार्ड अर्नड सोवरेनिटी है, 1885 से कांग्रेस लगी हुई थी, 1947 में जाकर आज़ादी मिली, ठीक है, जो बहुत मुश्किल से हमें सोवरेनिटी मिली है, इसको हमें खोना नहीं है। तो मार्च 1947 की जो एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी से पहले इसमें हिस्सा लिया था और लीडर बनने की बात करी थी। यहाँ पर कुछ मत करो, अब हम लोग डिफेंड नहीं करेंगे, अब हम लोग अटैक करेंगे। तो पंजाब वाली साइड से हम लोग अटैक करते और मारते 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 लाहौर तक पहुंच जाते। हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस या इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का पूरा के पूरा वन शॉट। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट की वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है कि इंडिया जब आजाद हुआ उसके बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, कैसे वर्ल्ड की सिचुएशंस ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को शेप करा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए क्या बता रहा है, और इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है उसमें। क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम गवर्नमेंट के भी प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद 3 बार लगातार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे। आइए देखते हैं इनके बारे में। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। The British government left behind the legacy of many international disputes and partition created its own pressure। ये बोला कि ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को छोड़ के चले गए लोग, हाँ ना, इंडिया को आजाद तो कर दिया, लेकिन बहुत सारे डिस्प्यूट छोड़ के गए, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट छोड़ के गए। कौन से कन्फ्लिक्ट्स? एग्जांपल के तौर पे बॉर्डर सही से इन लोगों ने क्या नहीं करा, बनाया नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारा चाइना के साथ प्रॉब्लम है, बॉर्डर इशूज है, हमारे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इशूज है, हमारे बांग्लादेश के साथ क्या है, बॉर्डर इशूज है। तो ये क्या बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स ने आजादी तो दे दी हम लोगों को, ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले तो गए, कॉलोनियल पावर से हम लोगों को आजादी तो मिल गई, लेकिन द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हुए एंड पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर, और पार्टीशन की वजह से हमारे पे और भी ज्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हो गया था। आगे आते। As a nation born in the backdrop of World War, India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace। ठीक है, अब ध्यान सुनो। इंडिया क्या है, इंडिया कब आजाद हो रहा है? वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद आजाद हो रहा है ना। वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर गई, जिसकी वजह से अब वो इंडिया को संभाल नहीं सकते, है ना। प्राइम मिनिस्टर भी उनका कोई और है, ठीक है, विंस्टन चर्चिल नहीं है। अगर विंस्टन चर्चिल होता तो आजादी मिलने में और ज्यादा टाइम लगता हमें, ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड में विंस्टन चर्चिल हमारा वो ब्रिटिशर्स का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। तो इस वजह से क्या बोल रहा है, इंडिया जो है वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड हमारे पास 1939 से लेकर 1945 का है। 1947 में इसके जस्ट बाद इंडिया क्या होता है, आजाद होता है 1947 में। प्लस इंडिया ने इंडियन नेशनल मूवमेंट कर रखा है ना, आजादी की लड़ाई लड़ी, बड़े बड़े लीडर्स ने लड़ी, हम सब लोगों ने मिलकर लड़ी, मतलब हमारे पूर्वजों ने मिलकर लड़ी आजादी की लड़ाई, इंडिया को आजाद करवा दिया, पार्टीशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब जब इंडिया आजाद हो गया, इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसीज को शेप करना है। तो फॉरेन पॉलिसीज कैसे रहने वाली है हमारी, ये क्या हो रहा है, इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशंस विद एन एम टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस। इंडिया ने बोला कि हर नेशन की सोवरेनिटी को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, हर नेशन के डोमिनेंस को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे उनकी कंट्री में, ठीक है ना। हम लोग किसी दूसरे के कंट्री में टांग अड़ाएंगे, ना कोई दूसरी कंट्री को हमारे रिलेशंस में टांग अड़ाने देंगे, ठीक है। एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। और इंडिया हमेशा से संदेश किस चीज का देता है, हमेशा से संदेश देता है पीस का, अमन का, नॉन वायलेंस का, है ना। ड्यू टू द कोल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज गेटिंग डिवाइडेड इनटू दीज 2 कैंप्स, यूएस एंड यूएसएसआर। तो हम सबको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो स्टार्ट क्या होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से हम लोगों को 2 सुपर पावर्स मिलते हैं, एक जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा जिसका नाम है यूएसएसआर, है ना। कैपिटलिस्ट कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ यूएसएसआर देखने को मिलता है हम लोगों को, एक तरफ यूएसए देखने को मिलता है। वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक में दुनिया जो है बढ़ जाता है, और इसी टाइम पीरियड में इंडिया क्या हो रहा है, आजाद भी हो रहा है, ठीक है। अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया कौन से ब्लॉक में जाएगा, यूएसए वाले में या यूएसएसआर वाले में, या अपना खुद का नया ब्लॉक बनाएगा, और ये आइडिया किसका होगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं। आइए आगे। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो हमारे पास जो बंदा है जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया हम किसी का साथ नहीं देंगे, हमें ये पसंद ही नहीं है कि ना, हमारे लीडर हम खुद है, ठीक है। हम ना यूएसए को फॉलो करेंगे, ना यूएसएसआर को फॉलो करेंगे, हम लोग ना ही सोशलिज्म को डायरेक्टली फॉलो करेंगे, ना ही कैपिटलिज्म को डायरेक्टली फॉलो करेंगे। इसी वजह से हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी भी मिक्स्ड इकोनॉमी को हम लोगों ने अपनाया था। ये देखो हम लोगों को 2 फ्लैग्स दिख रहे हैं, एक कम्युनिज्म का दिख रहा है, यानी कि एक यूएसएसआर का दिख रहा है, एक दूसरा किसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दिख रहा है। लेकिन एक तीसरा ब्लॉक हम लोग पैदा करेंगे जिसका नाम होगा क्या, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी कि नैम आने वाला है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आने वाला है,
और नैम के जो आर्किटेक्ट थे, ठीक है, या फिर नैम वॉज द क्या ब्रेन चाइल्ड ऑफ, नैम वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीज याद रखनी है हम लोगों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आइडिया था क्या, नैम जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो ना कि यूएसए का साथ देगा और ना ही यूएसएसआर का साथ देगा। आगे आते, देखिए क्या बता रहा है, द कोल्ड वॉर पीरियड वाज मार्क्ड बाय द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। तो ये बोल रहा है कि कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड कैसा था कि लड़ाई चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ठीक है, और किस किस बेसिस पे लड़ाई चल रही थी, लड़ाई चल रही थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, आगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। पॉलिटिक्स मतलब क्या, पॉलिटिक्स का मतलब है कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी है या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी है पॉलिटिक्स को चलाने की, आगे ना। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के ऊपर क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही है कि कैपिटलिज्म की तरह ओपन इकोनॉमी करके दुनिया को चलाना ज्यादा सही है या क्लोज्ड इकोनॉमी सोशलिज्म की तरह चलाना ज्यादा अच्छा है ना। एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तो देखने को मिलता ही हम लोगों को, बहुत सारी लड़ाइयाँ देखने को मिलती है हम लोगों को, कब से, 1945 के बाद से, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, है ना। हम लोगों को कोरियन क्राइसिस देखने को मिलती है, हम लोगों को क्या कहते हैं वो देखने को मिलता है, कोरियन वॉर देखने को मिलता है, हम लोगों को इंडिया और चाइना की लड़ाई देखने को मिलती है, हम लोगों को यूएसए और यूएसएसआर की डायरेक्ट लड़ाई नहीं दिखती लेकिन इनडायरेक्टली बहुत लड़ाई देखने को मिलती है। ब्रिटिशर्स की लड़ाई देखने को मिलती है इजिप्ट के साथ स्विस कैनल के इशू पे, ठीक है, 1956। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है हम लोगों को देखने को मिलती है। प्लस एट द ग्लोबल लेवल बिटवीन द टू ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर्स द यूएस एंड द यूएसएसआर, है ना। तो यूएस का ग्रुप और यूएसएसआर का ग्रुप दोनों के दोनों क्या करते थे, आपस में कन्फ्रंटेशन करते थे, लड़ाई करते थे। यूएस के ग्रुप का नाम था नेटो जो कि बना था 1949 में। यूएसए का एक और ग्रुप था जिसका नाम था क्या, सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बना था 1954 में। यूएसए का एक और ग्रुप था जिसका नाम था सेंटो, जिसका नाम था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 1955 में, आगे ना। दूसरी तरफ हमारे पास कौन है, यूएसएसआर है, और यूएसएसआर ने एक ही ग्रुप बनाया था जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट, और वॉर्सो पैक्ट बनाया गया था कब, 1955 में। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग क्या पता चल रहा है कि सिचुएशन पता चल रही है कि दुनिया की सिचुएशन कैसी है। द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस डेवलपमेंट्स लाइक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और इसी टाइम पीरियड में यूनाइटेड नेशंस भी बन रहा है। देखो इधर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया, 2 सुपर पावर्स आ गई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होते ही हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कब यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं हम लोग, 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर 1945 को हम लोगों ने क्या बनाया, 24 अक्टूबर 1945 को हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो पीस के लिए काम करेगी पूरी दुनिया में और लोगों को लड़ाई करने से रोकेगी, है ना। प्लस सारे के सारे दुनिया के डिस्प्यूट्स भी ये क्या करेगी, सॉल्व करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 24 अक्टूबर 1945 को क्या बनता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनता है और इंडिया इसको ज्वाइन करता है 30 अक्टूबर 1945 को। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसका मेंबर कब बना था, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, तो हम लोग क्या देखने को मिलता है कि इसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए थे, उसके बाद एटॉमिक वेपन्स यूज हुए थे, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स बनने स्टार्ट हो गए। यूएसए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लग गया, यूएसए का देखा देखी यूएसएसआर बनाने लग गया। दोनों इतने ज्यादा खतरनाक वाले न्यूक्लियर पावर्स बन गए थे कि लग रहा था कि अगर ये दोनों टकरा गए आपस में तो दुनिया तबाह हो जाएगी, है ना। तो न्यूक्लियर वेपन्स बनने लग गए, ठीक है। 1964 चाइना भी न्यूक्लियर कंट्री बन जाता है, फिर इंडिया भी कोशिश करता है। 1974 में इंडिया पहली बार अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है, लेकिन उससे क्या नहीं होता, उससे समाधान नहीं होता इंडिया का, ठीक है। 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियर पावर्स बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसमें से एक क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, दूसरा क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तीसरा द इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना। 1949 चाइना भी तो आजाद हो रहा है, कम्युनिस्ट चाइना आ रहा है, माओ का रिवॉल्यूशन आ रहा है, चाइनीज रिवॉल्यूशन आ रहा है, एंड द बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। और जितनी भी कोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज ने जितना भी कब्जा कर रखा था बाकी कंट्रीज पे, जैसे कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था, श्रीलंका के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कर रखा था, ठीक है, उसी वो सारी की सारी कंट्रीज क्या होने लगी, आजाद होने लगी, ठीक है। तो डीकोलोनाइजेशन भी हम लोगों को इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, है ना। तो सिचुएशन समझ में आ रही है क्या क्या थी। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है नेहरू रोल। पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल है इस टाइम पीरियड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में, देखिए क्या बता रहा है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एक्सरसाइज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। तो 1946 से लेकर 1964 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, 1946 से लेकर 64 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1946 से लेकर 1952 तक तो ये क्या थे, इंतरिम गवर्नमेंट के, टेम्पररी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, आगे ना। हम लोगों ने इलेक्ट नहीं करा था इनको डायरेक्टली, इंतरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे। और 1952 से लेकर 1964 तक
3 जनरल इलेक्शंस लगातार जीतेंगे ये, और 1964 में डेथ हो जाएगी इनकी। 1952 से लेकर 1964 तक ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये भी चीज याद रखना। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर तो थे हमारे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ये खुद के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। मतलब इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिया का पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है उनको शेप करने में सबसे बड़ा रोल किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्लियर। आगे देखिए क्या बता रहा है, द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी। तो ये क्या बोल रहा है, 3 ऑब्जेक्टिव्स थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मेन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि भैया क्या कर रहा है, हमें जो बड़ी मुश्किल से हम लोगों को आजादी मिली है, इस आजादी को बरकरार रखना है। आगे ना, इंडिया के ऊपर इंडियंस का ही रूल होना चाहिए, हमारी ही सोवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे पहला रोल क्या था हमारी फॉरेन पॉलिसी में कि भैया देखो, फॉरेन पॉलिसी गई भाड़ में। पहली चीज क्या करनी है, हम लोगों को अपनी सोवरेनिटी को, जो हार्ड अर्नड सोवरेनिटी है, 1885 से कांग्रेस लगी हुई थी, 1947 में जाकर आजादी मिली है। ठीक है, जो बहुत मुश्किल से हमें सोवरेनिटी मिली है, इसको हमें खोना नहीं है, पहली बात। दूसरा क्या, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमें अपने टेरिटरीज को स्ट्रांग करना है। हमें अपने क्या करना है, टेरिटरीज को स्ट्रांग करना है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अटैक कर दे, ऐसा ना हो कि चाइना अटैक कर दे और हमसे क्या एरियाज छीन ले। ठीक है, तो क्या, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रोमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जल्दी जल्दी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाना है, क्योंकि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंडिया की इकोनॉमी बढ़नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। He wished to achieve these objectives through the strategy of non-alignment। और ये क्या बोल रहा है कि इसने क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि और इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सिर्फ तभी अचीव कर सकते हैं जब हम लोग नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करें। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का मतलब क्या है, ना ही हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ग्रुप को ज्वाइन करें, ना ही हम लोग यूएसएसआर के ग्रुप को ज्वाइन करें, बल्कि हम लोग एक अपना नया ग्रुप बनाए जिसको हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोले। नॉन अलाइन का मतलब क्या है, ना तेरे साथ ना तेरे साथ, हाँ क्या, जरूरत पड़ी तो तेरे साथ, जरूरत पड़ी तो तेरे साथ, वरना दोनों के साथ भी नहीं। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इसमें क्या है कि अगर हम लोग यूएसए या यूएसएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते तो फिर हमारी सोवरेनिटी कहाँ थी, है ना। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया का हार्ड अर्न सोवरेनिटी को हम लोग को क्या करना है, एज इट इज बनाए रखना है। ठीक है, हमारे हाथ में ही पावर होनी चाहिए। तो ये जो हार्ड अर्न सोवरेनिटी है, इसको बनाए रखने के लिए जरूरी था कि हम दोनों के दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन ना करें, बल्कि अपना खुद का नया ब्लॉक बनाए। क्लियर, डन है। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है, नेहरूज रोल, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं। आगे आते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, दोनों कैंप से क्या करा हम लोगों ने, डिस्टेंस बनाए रखा, ना यूएसए के पास गए ना यूएसएसआर के पास गए। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विगरसली परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये बोल रहा है कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हम लोगों को क्यों अपनानी है, क्योंकि हम लोगों को दुनिया को एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना है। हाँ ना, देखो इधर एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूएसएसआर है, ये दोनों तो आपस में लड़ ही रहे हैं। और अगर इंडिया क्या करता है, इन दोनों में से किसी एक का भी साथ देता है, तो इंडिया क्या कर रहा है, इन दोनों की लड़ाई में शामिल हो रहा है डायरेक्टली। आगे ना, लड़ाई रोकने का, पीस का काम थोड़ी कर रहा है, लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। लेकिन इंडिया की आदत ही नहीं है। इंडिया क्या है, इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री एंड, और इंडिया क्या करता है, प्रमोट करता है पीस को। और पीस को प्रमोट करने के लिए, शांतता को, अमन को प्रमोट करने के लिए हम लोगों को जरूरत थी किस चीज की, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी की। बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशन, हम लोगों को कोल्ड वॉर के टेंशन को क्या करना था, रिड्यूस करना था। एंड बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में हम लोगों ने क्या करा, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज दिए। अब इन सब चीजों का क्या मतलब है, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे कोरियन वॉर हो रहा था, आगे ना, कोरियन वॉर हम सबको पता है कि कब से कब तक हुआ था, 1950 से लेकर 1953, 1952-53 हमारा कोरियन वॉर चला था। और ये जो कोरियन वॉर था, इस टाइम पीरियड में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में लड़ रहा था। आगे ना, ऊपर नॉर्थ कोरिया था, नीचे साउथ कोरिया था। साउथ कोरिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हेल्प कर रहा था, नॉर्थ कोरिया को कौन हेल्प कर रहा था, यूएसएसआर हेल्प कर रहा था, और बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही थी। इस बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू कूद जाते हैं, आगे ना, और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, इनकी लड़ाई को रोकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पीस की बात कर रहे हैं, पीसफुल वर्ल्ड बनाने की बात कर रहे हैं कि भैया लड़ाई मत करो, है ना। कोल्ड वॉर के टेंशंस को ढीला कर रहे हैं। तीसरी चीज, यूनाइटेड नेशंस की हम लोग हेल्प कर रहे हैं। कैसे यूनाइटेड नेशंस की हेल्प कर रहे हैं, देखो इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, इंडिया पुअर कंट्री, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मिलिट्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के पास पॉपुलेशन है, आगे ना। तो हम लोगों ने क्या बोला यूनाइटेड नेशंस को कि भैया तेरी जो पीस कीपिंग फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स, इस पीस कीपिंग फोर्स का काम क्या है, इस पीस कीपिंग फोर्स का काम है दुनिया में जहां पर भी लड़ाई हो रही है, यूनाइटेड नेशंस अपनी आर्मी भेजता था और दोनों को लड़ाई करने से रोकता था। ठीक है,
आर्मी में क्या चाहिए, बंदे चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि भैया हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे क्या बंदे भेजेंगे तुम्हारे पास, ठीक है, तुम उनको ट्रेन करना और तुम क्या करना, जहां पे दुनिया में लड़ाई वगैरह हो रही है वहां पर भेज देना पीस लाने के लिए। डन है, क्लियर है, आगे आए, चलिए आगे देखिए। In 1956, when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against this neo-colonial invasion. अब ध्यान सुनो, स्विस कैनल के बारे में ध्यान से सुनो। स्विस कैनल के बारे में पता है हम सबको, स्विस कैनल से लगभग दुनिया का 30% ट्रेड होता है, आगे ना। और स्विस कैनल है किसके पास, इजिप्ट के पास, ठीक है। इजिप्ट के ऊपर सबसे पहले इसके ऊपर राज किसका था, मतलब कॉलोनियल टाइम पीरियड में किसने राज किया इसके ऊपर, ब्रिटिशर्स ने राज किया इसके ऊपर भी। इंडिया के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने किया और इजिप्ट के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने करा। इजिप्ट जब आजाद हो गया तो स्विस कैनल इजिप्ट के हाथ में आ गया, है ना। यहां पर बहुत सारे पोर्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे और बहुत पैसा कमा के दे रहा था वो इजिप्ट को। ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि भैया ये तो हमारा है। इजिप्ट ने बोला तुम्हारा नहीं है, तुमने हमारे ऊपर क्या करा था, कब्जा कर लिया था, है तो ये हमारा, ठीक है। ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आती और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इजिप्ट के ऊपर अटैक करते हैं 1956 में स्विस कैनल के इशू पे, आगे ना। स्विस कैनल कहां पर है ये आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इजिप्ट के ऊपर अटैक करा 1956 में। और ये जो अटैक हुआ 1956 में, ये क्या था, गलत अटैक था, नियो कॉलोनियलिज्म था, आगे ना। इनडायरेक्टली इजिप्ट के ऊपर रूल करने का क्या था, एक तरीका था, एक टेक्निक थी, आगे ना। लेकिन इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने कहा ना बाबू ना, अब हम लोग इन कॉलोनियल पावर्स के, इन यूरोपियन पावर्स के चंगुल में नहीं फंसेंगे। इजिप्ट का स्विस कैनल है, इजिप्ट के पास ही रहेगा। इंडिया ने प्रोटेस्ट करा, वर्ल्ड लेवल का प्रोटेस्ट करा और इंडिया ने इस प्रोटेस्ट को लीड करा और बोला कि ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्लियर, आगे देखिए क्या बता रहा है। पाकिस्तान ज्वाइन द यूएस लेड मिलिट्री अलायंसेस एंड द यूएस वाज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन करा, पाकिस्तान ने यूएस लेड, पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन किया था, देखो पाकिस्तान ने 1954 में क्या बना था, सीटो बना था। तो 1954 में पाकिस्तान ने ज्वाइन करा सीटो। 1955 में क्या बना, सेंटो बना। पाकिस्तान ने 1954 में सेंटो को ज्वाइन करा, ठीक है। बल्कि सीटो जैसे ही बन जाता है, सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही बनती है, तो पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया वर द 2 कंट्रीज जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन करा सीटो को। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान ने तो क्या करा, इंडिया का पड़ोसी है, ठीक है, इंडिया से ही अलग होकर बना, ठीक है, दोनों को सेम टाइम पे आजादी मिली है। पाकिस्तान जाके ज्वाइन कर लेता है किसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो पाकिस्तान के पास पूरा सपोर्ट है किसका, यूएसए का। लेकिन इंडिया क्या बोलता है, इंडिया बोलता है कि भैया हमें किसी ब्लॉक को ज्वाइन ही नहीं करना। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत गुस्सा आता है और यूएसए कहता है कि भैया तेरे को बताता हूं अभी मैं, ठीक है, लेकिन कुछ बता नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्या बोल रहा है, क्यों, क्योंकि इंडिया की दोस्ती यूएसएसआर के साथ अच्छी है, ठीक है। तो जब भी इंडिया को यूएसए तंग करने आता था तो इंडिया यूएसएसआर के साइड चले जाता था, और जब भी यूएसएसआर तंग करने की कोशिश करेगा तो इंडिया यूएसए के पास चला जाएगा। और दोनों क्योंकि दुश्मन है तो हेल्प करेंगे इंडिया की। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जितना क्रिटिसाइज करते हैं लोग आज इनको, बहुत ज्यादा दिमाग वाले बन देते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया, यूएस लेड मिलिट्री अलायंस सीटो सेंटो को ज्वाइन कर लिया। और यूएस हैप्पी नहीं था क्योंकि इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी बना रहा था, यूएसए की साइड नहीं ले रहा था, ठीक है, जबकि पाकिस्तान ले चुका था। द यूएस ऑल्सो रिसेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यह भी पसंद नहीं आ रहा था कि इंडिया और किसके, यूएसएसआर की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, ठीक है। इंडिया आजाद हुआ, इंडिया आजाद होने के बाद यूएसएसआर ने हमारी बहुत हेल्प करी। कैसे हेल्प करी, बांग्लादेश क्राइसिस में हेल्प करी 1971 में, ठीक है। इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करी, इंडिया के मिलिट्री डेवलपमेंट में हेल्प करी, इंडिया में स्टील प्लांट्स लगाने में हेल्प करी, ठीक है। इंडिया का कल्चर रशियंस को बहुत ज्यादा पसंद था, रशियंस का कल्चर हम लोगों को बहुत पसंद है, आगे ना। तो इंडिया और सोवियत यूनियन की, यूएसएसआर की जो रिलेशनशिप थी वो स्ट्रांग होती जा रही थी। इससे यूएसए को प्रॉब्लम थी। क्लियर है, आगे चलिए आगे आते हैं। अफ्रो एशियन यूनिटी, ठीक है। अब देखो अफ्रीका की और इंडिया की हालत सेम है। क्यों अफ्रीका की और इंडिया की हालत सेम है, अफ्रीका की, इंडिया की और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की हालत सेम है। क्यों ये सारे के सारे कंट्रीज जो है वो क्या हो रहे हैं, 1945 के बाद आजाद हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सब में पॉवर्टी है, इन सब में टेक्नोलॉजी नहीं है, इन सब के पास मिलिट्री नहीं है, इन सब के पास इकोनॉमी नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, धत गरीब है ये सारे के सारे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका था क्या करने का, लीड करने का, हाँ कि ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, ठीक है, और इंडिया के लीडर्स जो है वो पूरी दुनिया में नाम कर चुके हैं, खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोगों ने क्या बोला, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया हम लोग क्या करेंगे, अफ्रो एशियन यूनिटी करके दिखाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं जरा सा।
Nehru era was marked by the establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa। और ये बोल रहा है कि नेहरू के टाइम पीरियड में, नेहरू का जो जमाना था उस टाइम पीरियड में हम लोग क्या देखने को मिलती है, अफ्रीकन नेशंस और एशियन नेशंस के बीच में बहुत गहरी दोस्ती देखने को मिलती है। आगे ना बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हुए बिटवीन द न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एशिया के भी और अफ्रीका के भी। अंडर दिस लीडरशिप इंडिया कन्वीन द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। देखो इंडिया अभी तक आजाद नहीं हुआ है और ये वाला क्वेश्चन सीयूटी में आया हुआ है और बोर्ड्स में भी आया हुआ है कि क्या एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस आजादी से पहले मार्च 1947 में हुई थी। तो मार्च 1947 की जो एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से पहले इसमें हिस्सा लिया था और लीडर बनने की बात करी थी। ठीक है, 5 months अहेड ऑफ अटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, 5 महीने पहले क्या कर लिया, ये एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस करी थी मार्च 1947 में। आगे आते हैं फटाफट से, देखिए क्या बता रहा है। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशियन सिटी ऑफ बंडुंग इन 1955 विच इज नोन एज बंडुंग कॉन्फ्रेंस एंड मार्क्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नैम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, यहां पर क्या होता है, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी होती है, वो अलग है ना। एफ्रो एशियन यूनिटी की जब बात करी जाती है मार्च 1947 में। अब क्या हो रहा है, बंडुंग में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। बंडुंग कहां पर है, बंडुंग, तो बंडुंग हमारा है इंडोनेशिया में। तो यहां पर क्या होता है, बंडुंग में बहुत सारे एशियन कंट्रीज वाले लोग और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर्स, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर्स जो है वो आते हैं और यहां पर स्थापना होती है नैम की। किसकी, नैम की, नॉन अलाइन मूवमेंट की। तो अगर कोई पूछे कि नैम कब बना था, तो 1955 में बना था। नैम जो है ये बंडुंग में बना था। नैम वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ बंडुंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो बंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955, नैम 1955। ठीक है, बंडुंग कहां पर है, इंडोनेशिया में। ये सारे के सारे फैक्ट्स याद करते चलना। देखिए क्या बता रहा है आगे, एंड मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम। द फर्स्ट समिट ऑफ नैम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। और सितंबर 1961 में क्या होता है, सितंबर 1961 में नैम की पहली मीटिंग होती है या नैम की पहली फर्स्ट समिट होती है। ठीक है, कहां पर, बेलग्रेड में। और बेलग्रेड उस टाइम पीरियड में इट वाज द कैपिटल ऑफ, बेलग्रेड वाज द कैपिटल ऑफ व्हाट, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया। तो हम लोगों को क्या दिखता है, 5 दोस्त दिखते हैं और ये 5 दोस्त मिलकर क्या बनाते हैं, नैम बनाते हैं। देखो कौन कौन है इसमें, इंडिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, घाना से क्वामे, क्वामे नखुरमा है, नखुरमा। ठीक है, इजिप्ट से कौन है, गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर है, नासिर। ठीक है, और कौन है हमारे पास, ये इंडोनेशिया से हमारे पास है कौन, सुकर्नो है, सुकर्नो। और यूगोस्लाविया बेलग्रेड, आगे ना, यूगोस्लाविया से हमारे पास कौन है, जोसेफ ब्रोज टिटो है। और यही 5 फाउंडर्स हैं नैम के। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या, ये सारी की सारी चीजें समझ में आई है, पक्का, बड़े आगे अपन। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या बता रही है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई कैसे होती है ना, पहले पीस होता है, उसके बाद लड़ाई होती है, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, लेकिन उसके बाद लड़ाई भी होगी, पहले भाई भाई बनेंगे, फिर भाई भाई की प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे। ठीक है, वही जो आम आदमी, देखो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, घर घर की लड़ाई है। ठीक है, बस घर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, देखिए क्या बता रहा है। Unlike its relationship with Pakistan, Free India began its relationship with China on a very friendly note। अब देखो 1947 में इंडिया आजाद हो रहा है, 1949 में, चलिए पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना को देखते हैं हम लोग फटाफट से। देखिए क्या बता रही है, अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, फ्री इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे स्टार्टिंग से, क्योंकि 1947-48 सबसे पहले क्या हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो जाएगा। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं हुआ। चाइना 1949 में आजाद हो जाएगा, चाइनीज रिवॉल्यूशन आएगा 1949, माओ जेडुंग की गवर्नमेंट आ जाएगी और इंडिया और चाइना क्या करता है, एक फ्रेंडली नोट पे अपनी दोस्ती की शुरुआत करता है। आफ्टर द चाइनीज रिवॉल्यूशन इन 1949, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और देखो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी थी जो 1949 में जब कम्युनिस्ट रूल आया चाइना के ऊपर, तो बहुत सारी कंट्रीज ने, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम नहीं मानते कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को एज द रूलिंग पार्टी ऑफ चाइना। तुम लोगों ने तो कब्जा कर रखा है। ठीक है, लेकिन इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने ये कहा कि भैया हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि चाइना अब बिलोंग करता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को और चाइना में अब कम्युनिस्ट रिजीम चल रही है, कम्युनिस्ट का रूल चल रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब अब इससे क्या होता है, देखो इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा। तो इंडिया ने और चाइना ने बहुत अच्छे फ्रेंडली नोट पे क्या करी, एक दूसरे की शुरुआत करी। अब जब इंडिया ने हाथ बढ़ाया तो चाइना भी आगे से हाथ बढ़ाएगा। 1954 पंचशील एग्रीमेंट होने वाला है इनके बीच में। आइए देखते हैं उसके बारे में। देखिए क्या बता रहा है, सम ऑफ हिज कलीग्स लाइक वल्लभ भाई पटेल वर वरीड अबाउट अ पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर। अब ध्यान सुनो, चाइना और इंडिया जो है पड़ोसी पड़ोसी कंट्री है ना। नेहरू जी को ये लगता था कि भैया चाइना और इंडिया की कभी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सोच थी वो लंबी थी, दूर की थी, ठीक है। इन्होंने कहा कि यार मुझे ना इन चाइनीज पे शक होता है, ये कितना भी इनके साथ दोस्ती मिला लो, लेकिन ये ना आस्तीन के सांप की तरह है, ये डसेंगे पक्का कभी ना कभी, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहते थे, लेकिन नेहरू जी कहते थे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, दोस्ती चल रही है अपनी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बात है वो सच निकल जाएगी। लेकिन नेहरू जी की सोच भी सही थी, क्योंकि फ्रेंडली नोट पे सब कुछ चल रहा था, अच्छा चल रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि कई बार चाइना क्या करता था, अपने मैप में कश्मीर का या लद्दाख वाला रीजन जो है वो शो करता था, अरुणाचल प्रदेश शो कर देता था। तो इंडियन गवर्नमेंट को शक तो था कि चाइना कभी ना कभी करेगा, लेकिन क्योंकि फ्रेंडशिप अच्छी चल रही थी तो हम लोगों को ये उम्मीद थी कि चाइना कभी अटैक नहीं करेगा इंडिया के ऊपर। आगे देखिए क्या बता रहे, बट नेहरू थॉट इट वाज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। और नेहरू कह रहे हैं कि भैया यहां तक तो हमारी सोच जा ही नहीं रही है ना, हमें नहीं लगता कि कभी भी चाइना जो है इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, द जॉइंट एनंसिएशन ऑफ पंचशील, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज प्रीमियर झोउ एनलाई on 29th April 1954 was a step in the direction of stronger relationship between the two countries। अब ध्यान सुनो, चाइना यहाँ का प्रीमियर कौन है इस टाइम पीरियड में, तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर को पहले प्रीमियर बोला जाता था, तो चाइना का प्रीमियर इस टाइम पीरियड में था झोउ एनलाई, ठीक है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक पीसफुल एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट का नाम है द पंचशील एग्रीमेंट। क्या है, पंचशील एग्रीमेंट। और ये जो पंचशील एग्रीमेंट था, इसमें मेनली क्या बोला गया था कि भैया दोनों एक दूसरे के सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, कोऑपरेशन के साथ रहेंगे, पीसफुल तरीके से रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बात करी गई थी। क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, पेपर में आता है कि पंचशील एग्रीमेंट कब साइन किया गया था, तो पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1954 बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड झोउ एनलाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें क्या थे, इसमें 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस थे, और इंडिया ने ही नाम दिया था पंचशील, ठीक है। आई क्या हो रहा है, बाय द इट वाज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। और ये क्या था, इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप को और मजबूत करने का एक तरीका था पंचशील एग्रीमेंट। तो 1954 देखो इंडिया के रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, 1949 चाइना आजाद होता है, इंडिया मानता है कि भैया कम्युनिस्ट रिजीम है यहाँ पर, कम्युनिस्ट रूल है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या, दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे के पास आ रहे जा रहे, प्लस इन दोनों ने क्या कर दिया, दोनों ने हाथ भी मिलाया, और दोनों ने क्या करा, दोनों ने ये बताया पंचशील एग्रीमेंट करके कि भैया इंडिया और चाइना, देखो इंडिया और चाइना इकट्ठा आ जाए तो दुनिया की बैंड बज जाएगी, है ना। लेकिन इंडिया और चाइना इकट्ठा आते नहीं है 1962 के बाद, या चाइना बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, वो एक दुश्मन की तरह तो नहीं कह सकते, एक राइवल है हमारा, ठीक है, जिसकी इकोनॉमी हमसे अच्छी है, जिसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है ना, हमारे बराबर की पॉपुलेशन है, जिसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हर चीज़ बनाता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, लिटरेसी में अच्छा है, एजुकेशन में अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है वो, ठीक है। तो हमारा एक तरीके से क्या है, कॉम्पिटिशन है चाइना बहुत ज़्यादा। लेकिन जब इंडिया और चाइना आज़ाद हुआ था, और जब इंडिया और चाइना हाथ मिला रहे थे, तो बहुत सारे लोगों की बैंड बजने वाली थी। क्यों, क्योंकि देखो इंडिया और चाइना मिडिवल टाइम पीरियड में, एंशिएंट टाइम पीरियड में सबसे रिचेस्ट कंट्री रही है दुनिया की। तब दुनिया जो थी वो एशियन सेंट्रिक थी, यूरो सेंट्रिक नहीं थी, है ना, यूरोप सेंट्रिक कंट्रीज नहीं थी, बल्कि एशियन सेंट्रिक कंट्रीज थी, ठीक है। तो इंडिया और चाइना अगर अभी इकट्ठा हो जाते और अभी तक कोऑपरेशन चलता रहता, तो दुनिया की शायद सबसे बड़ी इकोनॉमीज बन जाती, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है आगे, तिब्बत। अब तिब्बत हम सबको पता है कहां पर है, ये देखो ये चाइना है, ठीक है, और चाइना का ये बहुत बड़ा एरिया है, इसका नाम है तिब्बत। तिब्बत हमेशा से एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है, ना इंडिया का पार्ट था ना चाइना का पार्ट था, और बहुत पीसफुल कंट्री है, ठीक है। और तिब्बत का जो रिलीजियस लीडर होता है, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ तिब्बत, इसको क्या बोला जाता है, इसको कहते हैं दलाई लामा। क्या कहते हैं, दलाई लामा। तो दलाई लामा एक पोस्ट का नाम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दलाई लामा इज अ पोस्ट, ठीक है। अब ध्यान सुनो, तो दलाई लामा जो है वो तिब्बत का रूलर है एक तरीके से, और तिब्बत जो बहुत पीसफुल कंट्री रही है हमेशा से, कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर चाइना था, तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने 1950 में 1950 में चाइना अटैक करेगा तिब्बत पे, ठीक है। और चाइना क्या करेगा, तिब्बत को अपना हिस्सा बना लेगा, चाइना तिब्बत को अपना
हिस्सा बना लेगा, यानी कि 1950 चाइना क्या करेगा, जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर लेगा, एसेशन कर लेगा किसका, तिब्बत का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो तिब्बत के इशू की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई होने वाली है, अभी हुई नहीं है, ठीक है। और इंडिया ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, मतलब इंडिया अपनी तरफ से पूरी दोस्ती निभा रहा है। प्लस 1954 में पंचशील एग्रीमेंट में यही तो बोला गया कि भैया हम तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में टांग नहीं अड़ाएंगे। अब तुमने अटैक करा, तुमने चाइना को अपना पार्ट बनाया, ठीक, सॉरी तिब्बत को अपना पार्ट बनाया, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि भैया तिब्बत चाइना का पार्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे आते देखिए जरा तिब्बत के बारे में देखो। ये बोल रहा है द प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट हिस्टोरिकली कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ये बोल रहा है कि तिब्बत का इशू ही वो इशू था जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ गए, ठीक है। कैसे? इन 1950 चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत। 1950 में चाइना ने क्या करा, तिब्बत के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करा, मतलब तिब्बत को कैप्चर किया। विद पंचशील एग्रीमेंट ऑफ 1954 इंडिया कंसीडर्ड चाइनास क्लेम ओवर तिब्बत। और क्योंकि पंचशील एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन कर दिया तो इंडिया ने ये भी मान लिया कि भैया चलो चाइना जो तिब्बत है वो तुम्हारा पार्ट है। इन 1959 द दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इनटू द इंडियन बॉर्डर एंड सॉट असाइलम व्हिच वाज ग्रांटेड। अब यहां पे ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है, ये चाइना है बहुत बड़े वाला, ये तिब्बत है, आगे ना। ज़ोउ एनलाई और दलाई लामा दोनों के दोनों इंडिया भी आते हैं। कहाँ आते हैं? इंडिया आते हैं। इंडिया आके प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो दलाई लामा है ये प्राइम मिनिस्टर को बोलता है, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जवाहरलाल नेहरू को कहता है कि भैया नेहरू जी ये जरा ज़ोउ एनलाई को समझाओ ना। तो बोला कि भैया क्या समझाओ, 1957 के आसपास की बात है ये, ठीक है। तो दलाई लामा रिक्वेस्ट करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि इसको जरा ज़ोउ एनलाई को समझाओ कि एक तो इसने मेरी कंट्री के ऊपर यानी कि तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया है, ठीक है। ऊपर से ये हमें हमारी तरीके से रहने भी नहीं दे रहा, ठीक है। कम से कम हमें ऑटोनॉमी ही दे दो, आगे ना। चलो हम लोग चाइना के अंडर में रहने के लिए रेडी है, लेकिन हम लोग बहुत पीसफुल लोग हैं, आगे ना। हमें क्या कर दो, ऑटोनॉमी दे दो। ऑटोनॉमी देने का मतलब क्या है, हम लोगों को सेल्फ रूल दे दो, हमारी कंट्री हमें रूल करने दो, लेकिन तुम्हारे अंडर में रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रिक्वेस्ट भी करते हैं ज़ोउ एनलाई से कि यार इनको ऑटोनॉमी वगैरह दे दो, ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दो, ठीक है। ज़ोउ एनलाई कहता है अच्छा इनको बहुत अच्छे से ऑटोनॉमी देता हूं, अभी रुको। ज़ोउ एनलाई क्या करता है, जो चाइना के कम्युनिस्ट लोग हैं, चाइनीज पीपल जो है, इनको कहता है कि भैया जाकर यहाँ पर बसना स्टार्ट करो। कहाँ पर? तिब्बत में। ताकि तिब्बत में क्या हो, तिब्बत में बुद्धिज्म का पॉपुलेशन कम हो, बुद्धिस्ट लोगों का पॉपुलेशन कम हो, कम्युनिस्ट की पॉपुलेशन बढ़ जाए और तिब्बत जैसी कोई चीज ना रहे, सिर्फ चाइना बन जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर करके तिब्बत में आके रहने लग गए। जब तिब्बत में आके रहने लग गए तो दलाई लामा को बुरा लगा कि भैया हमारे एरिया में हमारे से ज्यादा पॉपुलेशन इन चाइनीज की हो रही है, ठीक है। तो तिब्बत वाले लोगों ने क्या करा, आर्म्स उठाए 1958 के आसपास, 1958-59 में इन लोगों ने क्या करा, आर्म्स एम्यूनिशंस खंजर वगैरह जो भी है इनके पास, और इन लोगों ने चाइनीज को मारना स्टार्ट कर दिया तिब्बत वाले रीजन में। किसने? दलाई लामा ने और यहाँ के बुद्धिस्ट ने, टिबेटियंस ने, ठीक है। किसको मारना स्टार्ट करा? चाइनीज को मारना स्टार्ट करा। अब चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, प्लस कम्युनिस्ट है, आगे ना। तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने कहा अच्छा हम पे अटैक, ठीक है। चाइना ने अपनी आर्मी भेजी, किसको भेजा? अपनी आर्मी को भेजा और बोला कि भैया जहां पर ये दिखे ना टिबेटियंस, सबकी पिटाई कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबकी पिटाई होनी स्टार्ट हो गई और इन टिबेटियंस की पिटाई करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इन सबको खत्म करना, मारना स्टार्ट करा। अब ये टिबेटियंस भाग भाग के कहा है, इंडिया में आए। कहा है? इंडिया में। और दलाई लामा जाकर डायरेक्टली मिलता है किसको? नेहरू जी को। और नेहरू जी को कहता है कि भैया शरण दे दो, ठीक है, क्योंकि ये चाइना वाला बहुत मार रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग मरे इसमें। और दलाई लामा के साथ लगभग 8 से 10 लाख लोग जो है वो माइग्रेट होकर इंडिया में आए और इंडिया के धर्मशाला में रहने लग गए। कहाँ पे रहने लगे? धर्मशाला में, ठीक है। अच्छा, नेहरू जी ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, क्या चाइना और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, ठीक है, और हम लोग चाइना के इंटरनल अफेयर्स में नहीं पढ़ते, लेकिन क्योंकि तुम हमारी कंट्री में आए हो तो हमारी कंट्री का तरीका क्या है? अतिथि देवो भव, आगे ना। हम लोग तो क्या करते हैं, गेस्ट का वेलकम ही करते हैं, आ जाओ, ठीक है। और हम लोगों ने क्या कर दिया, दलाई लामा को और उसके 8-10 लाख लोगों को शरण दे दी। कहाँ पर? धर्मशाला में। समझ में आ रहा है? जब हम लोगों ने शरण दे दी इनको धर्मशाला में, ये चीज बुरी लगी किसको? चाइना को। और चाइना अब क्या बोलेगा? चाइना बोलेगा कि भैया तुमने तो पंचशील एग्रीमेंट तोड़ दिया। पंचशील एग्रीमेंट क्या था कि हम लोग एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में नहीं घुसेंगे, है ना। तो ज़ोउ एनलाई जो था प्रीमियर ऑफ चाइना, ये कहता है कि भैया उसको वापस भेजो। किसको? दलाई लामा को और वो सारे के सारे लोगों को वापस भेजो चाइना में, ठीक है। नेहरू जी ने कहा कि भैया ये लोग मेरे पास आए, ठीक है, इनको यहाँ पर रहना है तो मैंने इनको रहने के लिए जगह दे दी है, और मैं तेरे पास भेजूंगा तो तूने तो मारना ही है इनको, ठीक है। जब मुझे पता है कि तू इनको मारेगा,
ठीक है, तो मैं क्यों भेजूं इनको, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो जवाहरलाल नेहरू मना कर देते, ठीक है, किसको वापस भेजने से, दलाई लामा को और बाकी लोगों को वापस भेजने से मना कर देते। यही चीज बुरी लगती है चाइना को। चाइना कहता है कि इट इज अ वायलेशन, उल्लंघन है ये किसका, इट इज अ वायलेशन ऑफ पंचशील एग्रीमेंट। और अब यहां से शुरू होने वाला है 1962 का इंडो चाइना वॉर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब देखो इंडिया और चाइना के रिलेशन स्टार्टिंग में क्या थे, अच्छे थे, लेकिन अब चाइना इल्जाम लगा रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट नहीं तोड़ा, हम तेरे पास नहीं आए थे टिबेटियंस को रोकने के लिए या चाइनीज आर्मी को रोकने के लिए कि भैया तुम लोग टिबेटियंस पे अटैक मत करो। टिबेटियंस हमारे पास आए, हम लोगों ने बस शरण दी है, हम लोग उनको बचा नहीं रहे, हम लोग वो हमारे यहाँ पर एज ए गेस्ट आए, हम लोगों ने इनको रख दिया, ठीक है। अब इनका जब दिल करेगा ये टिबेट चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन मारने के लिए, है ना, मर्डर करने के लिए हम तुम्हें भेजे, ये क्या नहीं है, इंसाफ नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। 1962 का वॉर स्टार्ट हो जाता है इंडिया और चाइना का, यही लिखा है इसमें। आइए फटाफट से देखते हैं, देखो क्या बता रहा है। इन 1959 द दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इनटू द इंडियन बॉर्डर एंड सॉट असाइलम व्हिच वाज ग्रांटेड। इसने क्या करा, असाइलम मांगा, जगह मांगी रहने के लिए और हम लोगों ने इसको जगह दे दी। आगे आते द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962, और क्या हो जाएगा, अब लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, चाइनीज इन्वेजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और चाइना अटैक करना स्टार्ट करेगा, कहां पर, दो साइड से, ठीक है। कहां पे अटैक करना स्टार्ट करेगा, चाइना अटैक करना स्टार्ट करेगा कश्मीर के इस वाले हिस्से पे, ठीक है, और ये वाला हिस्सा हमसे छीन लेगा, ठीक है। ये वाला हिस्से को क्या बोलते हैं अपन, इस वाले हिस्से को अपन कहते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन, ठीक है। तो अक्साई चीन पे अटैक करेगा ये, ठीक है, और ये वाले इस वाले लद्दाख वाले इस वाले रीजन पे अटैक करेगा और ये वाला एरिया हमसे छीन लेगा, ठीक है। ये वाला एरिया पहले ही हमारे पास नहीं है, कौन सा, ये वाला एरिया, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आगे ना, ये सियाचिन ग्लेशियर है जो कि इंडिया के पास ही है, तो ये बच जाएगा, है ना। ये भी दो हिस्सों में बढ़ गया, ये जम्मू एंड कश्मीर है अब, आगे ना, और ये लद्दाख है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो मेन कश्मीर का हिस्सा है वो यही है, बीच वाला, ठीक है। लेकिन इंडिया क्लेम करता है पूरा कि भैया पूरा हमारा है, ठीक है। इसने भी क्या करा है, धोखे से लिया है और इसने भी धोखे से लिया है। दूसरा, चाइना जो है कहां पर अटैक करेगा, चाइना अरुणाचल प्रदेश पे भी अटैक करेगा, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, इस पे भी अटैक करेगा, लेकिन बाद में क्या करेगा, यहां से अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तो बच जाएगा, हमारे पास रहेगा, लेकिन कौन से वाला, लद्दाख वाला एरिया, यानी कि अक्साई चीन वाला एरिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्लियर है, डन है। देखिए आगे क्या बता रहा है, द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962, इसको देखते हैं। द डेवलपमेंट स्ट्रेंड चाइना एंड इंडियाज रिलेशनशिप, ये बोल रहा है कि जो इंडिया और चाइना का वॉर होता है, इसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच के जो रिलेशनशिप थी वो खराब हो जाती है, ठीक है। दूसरा, किसकी वजह से, अब देखो इंडिया की इसमें क्या गलती है, ठीक है। इंडिया की गलती बस इतनी है कि उसने दलाई लामा को क्या कर दिया, शरण दे दी, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट डायरेक्टली तो हम लोगों ने तोड़ा नहीं, लेकिन चाइना को लग रहा है कि हम लोगों ने तोड़ा, इसी वजह से लड़ाई हुई। चाइना एनेक्स्ड तिब्बत इन 1950 एंड दस रिमूव्ड अ हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि तिब्बत जो था ये बफर की तरह काम करता था इंडिया और चाइना के बीच में, है ना। मान लो ये इंडिया है, ये तिब्बत है और ये चाइना है, आगे ना। तो तिब्बत बीच में होने की वजह से चाइना और इंडिया कभी आपस में लड़ेंगे नहीं डायरेक्टली, आगे ना। लेकिन अब क्या हुआ, 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब तिब्बत तो बचा ही नहीं, अब तो सिर्फ क्या है, चाइना। तो इस वजह से चाइना और इंडिया क्या हो गया, चाइना और इंडिया अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया एक दूसरे के, आगे ना। पहले तिब्बत किसकी तरह काम करता है, एक बफर स्टेट की तरह, मतलब क्या, इंडिया और चाइना को डायरेक्ट लड़ाई करने नहीं देता था, आगे ना, बीच में एक स्टेट था। लेकिन अब चाइना और इंडिया क्या हो गया, एकदम पास में आ गया है। इसी वजह से हम लोगों को हिस्ट्री में कभी भी इंडिया और चाइना की लड़ाई देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 1962 में देखने को मिली, मॉडर्न टाइम में देखने को मिली, आगे ना। द टिबेटियन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा sought and obtained political asylum in India in 1959। तो दलाई लामा 1959 में इंडिया आता है, पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता है इसको, ठीक है। चाइना alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within India। और चाइना की गवर्नमेंट ने क्या करा, चाइना की गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये जो इंडिया है ना, इंडिया ये क्या कर रहा है, ये एंटी चाइना एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है इंडिया में, ठीक है। और इसी वजह से इसने क्या करा है, दलाई लामा को अपने पास शरण दी है और दलाई लामा को वापस देने से ये मना कर रहा है, ठीक है। इल्जाम लगा, पंचशील एग्रीमेंट का उल्लंघन किया, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। चाइना एनेक्स्ड तिब्बत इन 1950 एंड दस रिमूव्ड, अच्छा ये तो हो गया हमारा, ठीक है। आगे तो क्या बोल रहा है, चाइना क्लेम 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी, अक्साई चीन एरिया इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नेफा, ठीक है। अब इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी क्या है, ये वाला जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, पहले इसको नेफा बोला जाता था, क्या बोला जाता था, नेफा, ठीक है। तो नेफा के ऊपर भी अटैक करता है ये, नेफा क्या है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है हमारा, फ्रंटियर मतलब बाउंड्री वाला एरिया, और एजेंसी बोला जाता था इसको, ठीक है। तो इस वाले एरिया का नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी पहले नाम था, इसके ऊपर चाइना अटैक करता है और ये वाला एरिया भी हमसे छीन लेता है, लेकिन पता नहीं बाद में क्या दिल में आता है इसके, तो वापिस चला जाता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अक्सय चीन वाला एरिया आज भी किसके पास है? चाइना के पास है। और चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है? क्लेम करता है। ये चीज याद रख, ठीक है। आगे आते, China launched a swift and massive invasion in October 1962 on the disputed regions of Aksai Chin area in the Ladakh region of Jammu and Kashmir and much of the state of Arunachal Pradesh in what was called the NEFA। तो दो जगह अटैक करता है, लद्दाख वाले रीजन में भी अटैक करता है, नेफा पे भी अटैक करता है, और लद्दाख वाला रीजन जो है अक्सय चीन वाला वो तो ये लेकर चला ही जाएगा। तो चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। अब देखो इंडिया और चाइना की जो वॉर थी, इससे क्या हुआ? इंडिया की इमेज इंटरनेशनली भी खराब हुई और इंडिया में भी खराब हुई। कैसे इंटरनेशनली कैसे खराब हुई? चाइना ने दुनिया में ये बताया। अब देखो चाइना जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, ये नहीं भूलना है हम लोगों को, आगे ना। और ऊपर वाले का शुक्र है कि इस टाइम पीरियड में चाइना के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, आगे ना। चाइना के पास न्यूक्लियर पावर कब आएगी? 1964, ठीक है। 1962 में वॉर हो रही है, ठीक है, 2 साल पहले, ठीक है। तो अच्छा है कि 2 साल पहले हार गया अपन, लेकिन अच्छा है कि इसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, वरना चाइना सन की क्या करता उसी को पता है, आगे ना। तो चाइना जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, और इसी वजह से चाइना क्या कर सकता है? चाइना इंडिया की इमेज इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस में जाकर बोलेगा क्या कि भैया देखो पंचिल एग्रीमेंट इन लोगों ने क्या कर दी? उल्लंघन कर दिया, उसका वायलेशन कर दिया पंचिल एग्रीमेंट का। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आगे देखिए क्या बता रहा है, इंडिया हैड टू अप्रोच द, अच्छा हमारी इमेज जो है, हमारी गवर्नमेंट की इमेज जो है इंडिया में भी खराब हो गई। कैसे खराब हो गई? हम लोग वॉर हार गए, आगे ना। तो इंडिया के लोग किसको क्रिटिसाइज करेंगे? नेहरू जी को। किसको क्रिटिसाइज करेंगे? कांग्रेस को। किसको क्रिटिसाइज करेंगे? सारे के सारे लीडर्स को जो पार्लियामेंट में बैठे हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में 1962 में जब इंडिया वॉर हार गया था, तब और अक्सय चीन वाला एरिया हमारे हाथ से निकल गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टाइम पीरियड में क्या चलाया था? नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया था कि भैया प्रूफ करो तुम्हारी मेजोरिटी है लोकसभा में, ठीक है। प्रूफ कर देते, लेकिन अपोजिशन में कम लोग हैं, लेकिन क्या है? एक्टिव है। ये चीज याद रखना। तो अपोजिशन मेंबर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ये देखिए। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस। और इंडिया को हेल्प मांगनी पड़ी, किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। किसकी? ब्रिटिशर्स की, कि भैया इस चाइनीज से हम लोगों को क्या कर लो, बचा लो। द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट। अच्छा अब देखो सोवियत यूनियन इंडिया का दोस्त है, यूएसएसआर इंडिया का दोस्त है, ठीक है। और इंडिया ने हेल्प मांगी तो इसने क्या करा? इसने कहा कि भैया मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता इसमें। क्यों नहीं हेल्प कर सकता? इधर देखो ध्यान से। दुनिया कोल्ड वॉर है ना उस टाइम पीरियड में, दुनिया यूएसएसआर और यूएसए के ब्लॉक में क्या है? बटी हुई है, आगे ना। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या है? सोशलिज्म। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या है? कम्युनिज्म, आगे ना। और चाइना की आइडियोलॉजी क्या है? चाइना की आइडियोलॉजी यही है, सेम, कम्युनिज्म, आगे ना। इंडिया की आइडियोलॉजी क्या है? इंडिया तो सोशलिज्म कम्युनिज्म बोल ही नहीं रहा, इंडिया तो बोल रहा है कि मैं तो नैम का मेंबर हूं, मैं तो हुई नहीं तुम्हारे साइड, ठीक है। तो चाइना अपना बहुत बड़ा खिलाड़ी खो नहीं सकता है, अरे हाँ कि ना। तो इस टाइम पीरियड में यूएसएसआर, देखो किसी और के साथ लड़ाई होती है यूएसएसआर हमारी हेल्प करता, लेकिन चाइना के साथ लड़ाई है, आगे ना। उसके ब्लॉक के मेंबर के साथ लड़ाई है, वार्सो पैक्ट का मेंबर के साथ लड़ाई है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर? यूएसएसआर जो है ना चाइना का साथ देगा ना इंडिया का साथ देगा, क्योंकि चाइना का साथ देता तो इंडिया बुरा मानता, इंडिया का साथ देता तो चाइना बुरा मानता। तो यूएसएसआर न्यूट्रल था इस वॉर में, पेपर में आता ही है, इंपॉर्टेंट है। It induced a sense of national humiliation and at the same time strengthened a spirit of nationalism। और ये क्या बोल रहा है? इस टाइम पीरियड में नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ, मतलब क्या? मतलब हम लोगों को खुद फील होने लग गया कि भैया बेइज्जती हो रही है हमारी, इंटरनेशनली भी और हमारे घर में भी, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथेंड अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। और इसी टाइम पीरियड में हमारे अंदर का राष्ट्रवाद भी जाग गया, हमारे अंदर का नेशनलिज्म भी जाग गया कि भैया कैसे अटैक कर दिया इन चाइना वालों ने, इनकी तो पिटाई करनी पड़ेगी अच्छे से, आगे ना। और आज अगर चाइनीज गवर्नमेंट 1 इंच भी आगे आती है, चाइनीज आर्मी 1 इंच भी आगे आती है, तो इंडियन आर्मी पिटाई करती है अच्छे से उनकी, आगे ना। क्यों? क्योंकि भैया वो डेंट लगा हुआ है हमारे कहाँ पर? दिलों पर। क्या कि इस चाइना ने क्या कर दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोगों को हरा दिया, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रवाद क्या चला गया? छप्पड़ फाड़ के ऊपर चला गया, ठीक है। आगे आते, द साइनो इंडियन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल। ये बोल रहा है कि साइनो इंडियन कन्फ्लिक्ट मतलब चाइना और इंडिया की कन्फ्लिक्ट जो है उसने क्या करा? अपोजिशन को भी अफेक्ट करा। द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन द सीपीआई एंड मूव टुवर्ड्स क्लोजर टाइज विद द कांग्रेस। अब देखो ध्यान से होता क्या है यहाँ पर, अपोजिशन में कौन है इस टाइम पीरियड में? तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वगैरह पढ़े थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी इसकी सबसे ज्यादा सीट्स थी 364 के आसपास, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी हमारे पास। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाइना से बहुत ज्यादा लगाव में थी, आगे ना। और किसके साथ? चाइना से बहुत ज्यादा लगाव में थी, प्लस यूएसएसआर से बहुत ज्यादा लगाव में थी। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, चाइना की, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी सेम है, आगे ना। सारे के सारे फॉलोअर्स
किसके? कार्ल मार्क्स के। सारे के सारे फॉलोवर्स लेनिन के, सारे के सारे फॉलोवर्स माओ के हैं, हाँ कि ना? सेम आइडियोलॉजी, तीन बड़े बड़े बंदों के नाम लिए मैंने आपके सामने, ठीक है। तो ये जो अपोजिशन था, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको भी लगा कि यार हम क्या करें, अब इस वाली लड़ाई में किसका साथ दे? अपनी आइडियोलॉजी की साथ दे, यानी कि कम्युनिज्म का साथ दे, या इस लड़ाई में 1962 के वॉर में हम लोग अपने नेशन का साथ दे। कॉम्प्रोमाइज तो दोनों में नहीं कर सकते, ना आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना किसमें नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो इंडिया और चाइना की वॉर है, इसमें हम लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में दो अलग अलग तरीके के लोग दिखेंगे। हम लोगों को ऐसे लोग दिखेंगे जो प्रो इंडियंस थे, यानी कि इस लड़ाई में इंडियंस के साथ थे, और हम लोगों को ऐसे लोग भी दिखेंगे जो लोग चाइना के साथ थे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कुछ लोग थे जो चाइना के जीतने पर खुश हो रहे थे, और कुछ लोग थे जो इंडिया के हारने पर गम मना रहे थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अब दो हिस्सों में टूटने वाली है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखियो क्या बता रहा है, द अदर फैक्शन क्लोजर टू चाइना एंड वॉज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस। अब देखो ध्यान से, अब क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, ठीक है, दो हिस्सों में टूट जाएगी, सीपीआई और सीपीआई-एम बन जाएगा, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, मतलब इसको बोला जाएगा सीपीआई और इसको बोला जाएगा सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। जो सीपीआई थी ये तो इंडियंस के फेवर में थी, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे और बोलेंगे कि भैया कांग्रेस वालों हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सीपीएम होगी ये क्या करेगी, ये लोग चाइना के आइडियोलॉजी के साथ है, और इसी वजह से मतलब कम्युनिज्म का साथ दे रहे हैं ये लोग, चाइना का साथ नहीं दे रहे, कम्युनिज्म का साथ दे रहे हैं। ये भी याद रखना, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ये, ठीक है। अब उस टाइम पीरियड में आइडियोलॉजी जो थी वो बहुत ज्यादा महत्व रखती थी, ठीक है, पावर से भी ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी हो क्या रहा है कि चाइना जो है, चाइना के सपोर्ट वाले जो लोग हैं, इनके बाद में पिटाई भी करती है इंडियन गवर्नमेंट, इनको उठा के जेल में भी डालती है बाद में, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में टूटती भी है। देखो आगे क्या बता रहा है, द पार्टी स्प्लिट इन 1964। तो कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में क्या होती है, दो हिस्सों में टूट जाती है। एंड द लीडर्स ऑफ द लैटर फैक्शन फॉर्म्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम बन जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बन जाती है, ठीक है, जो चाइना के सपोर्टर्स थे उनका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है क्या? देखो क्या बता रहा है आगे, द वॉर विद चाइना अलर्टेड द इंडियन लीडरशिप टू द वोलेटाइल सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और चाइना के साथ जब वॉर हुआ हमारा, ठीक है, तो हम लोगों को ये पता चला कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें ये पता चला कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन पे तो हम लोग ध्यान दे ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेन लैंड इंडिया पे ध्यान दे रहे। और इसी वजह से हम लोग को देखने को मिलता है कि 1962 में जब इंडो चाइना वॉर होता है, तो इंडो चाइना वॉर के जस्ट बाद हम लोग सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, 1963 में हम लोग क्या करते हैं, नागालैंड स्टेट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि नागाज भी क्या कर रहे थे, नागाज भी अपनी आज़ादी मांग रहे थे, कहते थे कि भैया हम लोग अपने आप को इंडियन नहीं मानते, हम लोगों को अलग कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड में सिचुएशन में चल रही थी। अब आते हैं किस पे, वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान, है ना, पड़ोसी, हरामी पड़ोसी, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। नो वॉर ओनली पीस की ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है इंडस वाटर ट्रीटी साइन होते हुए दिख रही है, अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या बता रहा है। वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान, अ प्रॉक्सी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मीज इन कश्मीर ड्यूरिंग 1947 इटसेल्फ। तो 1947 में जब इंडिया आज़ाद होता है तो क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये लड़ाई 1947-48 की लड़ाई है ना। इट वाज द फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये क्या है, ये कश्मीर है, और पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहाँ से अटैक करते हैं और हमसे ये वाला एरिया जो है वो छीन लेते हैं, ठीक है। और इसको बोला जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का भी रोल देखो ध्यान से, ये वाला एरिया जो था जिसको अपन क्या बोलते हैं, सक्षम वैली कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सक्षम वैली, सक्षम वैली, ठीक है। ये सक्षम वैली जो है ये 1963 में, मतलब इंडिया और चाइना के वॉर के अगले ही साल 1963 में पाकिस्तान किसको दे देता है, ये वाला एरिया जो कि हमारा एरिया है, ठीक है, जिसके ऊपर कब्जा पाकिस्तान ने करा था 1947-48 में, ये पाकिस्तान दे देता है चाइना को और बोलता है कि ये एरिया मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट, ठीक है। और चाइना कहता है कि ठीक है, ये वाला एरिया मैं तुझे वापस दूंगा जब इंडिया और चाइना के रिलेशंस कश्मीर का मुद्दा जब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तब पाकिस्तान क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, ये वाला एरिया पाकिस्तान को वापस देगा, तब तक चाइना यूज करेगा उस एरिया को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चोर चोर मौसेरे भाई है, आगे ना इंडिया का नुकसान देख के खुश होते हैं ये लोग। आगे देखिए क्या बता रहा है, द इशू वॉज देन रेफर्ड टू द यूनाइटेड नेशंस। फिर कश्मीर का इशू कहां पर गया, 1948 में कश्मीर का इशू जो है वो यूनाइटेड नेशंस में गया और यूनाइटेड नेशंस अभी तक इसके ऊपर फैसला ले ही रहा है, ठीक है, कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि ये जो भी फैसला लेता है उसके ऊपर है, या तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती है या तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं मानती है,
ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है कुछ भी। अ लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स वाज रिजॉल्व्ड थ्रू द मीडिएशन बाय द वर्ल्ड बैंक। तो हम सबको पता है कि इंडस वाटर कहाँ से निकलती है? इंडस वाटर चाइना से निकलती है, चाइना से होते हुए इंडिया में आती है और इंडिया से पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में ये अकेली रिवर है, इंडस रिवर इज द ओनली रिवर इन चाइना, सॉरी इन पाकिस्तान, ठीक है। ओनली रिवर का मतलब एक सबसे बड़ी रिवर यही है, छोटे मोटे कैनल्स वगैरह बहुत है। पाकिस्तान को द कंट्री विथ मोस्ट कैनल्स बोला जाता है, द कंट्री ऑफ कैनल्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी याद रखना। तो इंडस रिवर मेन वाटर बेसिन बनाती है किसका? पाकिस्तान का। अब सीन क्या था? इंडस रिवर और इसकी 5 अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। कौन सी है? इंडस है, झेलम है, चेनाब है, बीस है ना, व्यास भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, सतलज है, और कौन सा है? इंडस, झेलम, चेनाब, बीस, सतलज और रावी, आगे ना। तो ये क्या है? ये 6 रिवर्स है, ठीक है। और ये 6 रिवर्स क्या करते हैं? इंडिया से पाकिस्तान में जाते हैं। तो इंडिया को भी पानी चाहिए, पाकिस्तान को भी पानी चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान कहता है कि भैया हमारे पास एक ही रिवर वाटर बेसिन है, ये वाला पानी भी तू रोक लेता है, ठीक है। और वाटर शेयरिंग के इश्यूज होते थे, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते थे इस मामले में, ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ? इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई होती थी इस मामले में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती थी वाटर शेयरिंग के मामले में। तो अब सीन क्या होगा? वर्ल्ड बैंक और 1947 से लेकर 1960 तक लड़ाई होती रहेगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है? वर्ल्ड बैंक बीच में आता है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि भैया इंडिया और भैया पाकिस्तान, बात सुनो, मैं तुम दोनों के बीच में एक ट्रीटी करवा रहा हूं और इस ट्रीटी का नाम होगा द इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960, इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960। इसमें क्या होगा? इसमें 3 रिवर पाकिस्तान को दे दी जाएगी, 3 रिवर इंडिया को दे दी जाएगी। कह रहा कौन से 3? देखो इधर, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 रिवर्स है, आगे ना। ये 1 2 3 जिसको हम लोग वेस्टर्न रिवर्स बोल रहे हैं, वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है। ये किसको दिया जा रहा है? पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और ये जो 3 रिवर्स है, चौथी, 5वीं और 6ठी, ठीक है, ये 3 रिवर्स किसको दिया जा रहा है? इनको ईस्टर्न रिवर्स बोला जा रहा है, इसको इंडिया को दिया जाएगा, ठीक है, ये बोला गया, ठीक है। और 1960 में ये वाली ट्रीटी साइन होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। गारंटर कौन है इस ट्रीटी का? वर्ल्ड बैंक गारंटर है। और इससे यूनिलैटरल एग्जिट नहीं है, मतलब क्या? इंडिया खुद अगर तोड़ना चाहे इस ट्रीटी को तो तोड़ नहीं सकता है, पाकिस्तान खुद इस ट्रीटी को तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकता है, वर्ल्ड बैंक तोड़वाना चाहे तो तोड़वा नहीं सकता है, ठीक है। ये ट्रीटी सिर्फ और सिर्फ तब टूटेगी जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री हो जाएंगे इस ट्रीटी को तोड़ने के लिए, है ना। वरना हम लोग इतने सारे वॉर्स देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 1965 का देखते हैं, 1971 का देखते हैं, 1999 का देखते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की ये वाली ट्रीटी कभी भी ब्रेक नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि इसकी गारंटी किसने ली है? वर्ल्ड बैंक ने ली है। आगे आते हैं। द इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर्स ट्रीटी वाज साइंड बाय नेहरू एंड जनरल अयूब खान इन 1960। तो पाकिस्तान का इस टाइम पीरियड में मिलिट्री रूलर कौन है? जनरल अयूब खान है, ठीक है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये साइन करता है इस ट्रीटी पे, और इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? साइन करते हैं। इन अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक्स इन द रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात फॉलोड बाय अ बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त एंड सितंबर। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये हमारा गुजरात वाला रीजन है और हमारे गुजरात वाले रीजन के ऊपर जस्ट ऊपर सिंध वाला रीजन है पाकिस्तान का, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या करता है? यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, तो रन ऑफ कच्छ पे पाकिस्तान क्या करता है? अटैक करता है यहाँ से, ठीक है। कब अटैक करता है? अप्रैल 1965 में, ठीक है, गुजरात वाली साइड अटैक करता है। और फिर बाद में बहुत बड़ा अटैक करता है, कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड में, ऊपर से अटैक करता है, ठीक है। तो यहां पर भी अटैक कर दिया, यहां पर भी अटैक कर दिया, ठीक है। इस टाइम पीरियड में इंडिया की कंडीशन भी ठीक नहीं चल रही। 1960 से लेकर 1970 तक का जो टाइम पीरियड है इसको डेंजरस 60s बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेंजरस 60s, क्योंकि इंडिया की कंडीशन बहुत खराब थी। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, आगे ना। इस लड़ाई के बाद किसकी डेथ होने वाली है? लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होने वाली है, आगे ना। लाल बहादुर शास्त्री, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1964 टू 1966। ये चीज याद रखनी है हम लोगों को, ठीक है। तो अब सीन क्या हो रहा है? 1960 से 70 बहुत डेंजरस डिकेड है। इंडिया की इकोनॉमी एकदम क्या कर रही है? रेंग के चल रही है, ठीक है। गरीबी स्तर बहुत ऊपर चला गया हमारा, टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, पैसा है नहीं, चाइना के साथ वॉर हार चुके हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। ड्रॉट आ जाएंगे, ठीक है, सूखा पड़ जाएगा इंडिया में, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे हमारे। तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम लोग पाकिस्तान के साथ लड़ाई करें। तो लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं? चंदा मांगते। और हैदराबाद का रूलर जिसका नाम होता है मीर उस्मान अली, वो क्या करता है? इस 1965 के वॉर में हैदराबाद का रूलर मीर उस्मान अली 5000 किलो सोना जो है वो दान में देता है, ताकि पाकिस्तान को हराया जा सके, और फिर हम लोग पाकिस्तान को हरा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनो क्या हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर से भी अटैक करा,
यहाँ से भी अटैक करा, ठीक है। अब इंडिया परेशान हो रहा है वैसे ही, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है, लाल बहादुर शास्त्री क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि भैया इन लोगों को ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लो। क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मतलब यहाँ पर तो हम लोग डिफेंड कर ही रहे अपने आप को, आगे ना, लेकिन अब क्या करो, यहां पर कुछ मत करो, अब हम लोग डिफेंड नहीं करेंगे, अब हम लोग अटैक करेंगे। तो पंजाब वाली साइड से हम लोग अटैक करते और मारते 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 लाहौर तक पहुंच जाते, ठीक है। और लाहौर को एक तरीके से कैप्चर कर लेते हम लोग, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। फिर पाकिस्तानी बोलते हैं अरे भैया हम तो मजाक कर रहे थे, है ना, ट्रीटी कर लेते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अब सीन क्या होगा, इस 1965 में वॉर हुई, 1966 में 1966 में क्या होने वाली है, एक ट्रीटी होने वाली है इस वॉर को खत्म करने के लिए, और इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ ताशकेंत या ताशकेंत ट्रीटी। तो अगर पेपर में आ जाए कि ताशकेंत ट्रीटी कब साइन हुई थी, तो ताशकेंत ट्रीटी वाज साइंड इन 1966। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। 1966 में ताशकेंत ट्रीटी क्या हो गई, साइन हो गई। और ये ट्रीटी करवाई किसने, ये ट्रीटी करवाई थी यूएसएसआर ने। किसने करवाई थी, यूएसएसआर ने। तो यूएसएसआर ने ये ट्रीटी कहां पर करवाई, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत, ठीक है। तो इस ट्रीटी के टाइम पीरियड में मीडिएटर कौन था, यूएसएसआर। 1960 के टाइम पीरियड में इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। हमारी तरफ से कौन साइन कर रहा है, लाल बहादुर शास्त्री 1966, ठीक है। उनकी तरफ से कौन साइन कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान। और जैसी ट्रीटी साइन होती है अगले ही दिन 10 मार्च 1966 को डेथ हो जाती है किसकी, उज्बेकिस्तान में, ताशकेंत में डेथ हो जाती है किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही है। देखो आगे क्या बता रहा है, शास्त्री ऑर्डर इंडियन ट्रूप्स टू लॉन्च अ काउंटर ऑफेंसिव अटैक ऑन द पंजाब बॉर्डर। तो हम लोगों ने पंजाब बॉर्डर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लाहौर को कैप्चर कर लिया, ठीक है। इन अ फियर्स बैटल द इंडियन आर्मी रीच क्लोज टू लाहौर। इंडियन आर्मी क्या हो गई, लाहौर तक पहुंच गई। द हॉस्टिलिटीज केम टू एन एंड विद द यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन। यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, इंटरवीन करता है। यूनाइटेड नेशंस बोलता है कि भैया शांत हो जाओ, लड़ते रहते हो बार बार, ठीक है। लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान साइंड द ताशकेंत एग्रीमेंट ब्रोकर्ड मीडिएटेड बाय द सोवियत यूनियन इन जनवरी 1968। सॉरी मार्च बोल दिया मैंने, जनवरी 1968। और जनवरी 10 जनवरी 1966 और 10 जनवरी 1966 को क्या हो जाएगा, 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। ट्रीटी होते ही, ठीक है, हार्ट अटैक से होता है ऐसा बोला जाता है, लेकिन ताशकेंत फाइल्स फिल्म वगैरह भी बनी है, ठीक है। मैंने भी नहीं देखी है, तुम लोग भी देख लेना, मैं भी देख लूंगा। आगे आते हैं बांग्लादेश वॉर 1971। तो ये तो पता ही है, ये तो सबसे शर्मनाक हार है किसकी, पाकिस्तान की, आगे ना। एक तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए इसमें, ईस्ट पाकिस्तान है जो है वो बांग्लादेश बन गया, और दूसरा शर्मनाक क्या है, इनकी 90,000 की आर्मी जो है वो सरेंडर करती है। इतनी बड़ी आर्मी से तो जंग जीती जाती है, ठीक है, ये लोग हार रहे हैं, है ना, बेशरम कहीं के। देखो आगे देखो, ये क्या है, देखो इधर, बांग्लादेश वॉर 1971। In 1970, Pakistan's first general election produced a split verdict. Zulfikar Ali Bhutto's party emerged a winner in West Pakistan, while the Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, won in the East Pakistan. देखो हुआ क्या था 1966 में, जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान ये ऑटोनॉमी मांग रहा था, और ईस्ट पाकिस्तान का जो रूलर था, रूलर नहीं, ईस्ट पाकिस्तान का जो लीडर था इस टाइम पीरियड में 1966 में, वो था कौन, शेख मुजीबुर रहमान। कौन था, शेख मुजीब और रहमान, ठीक है। ही वॉज द लीडर ऑफ होम, ईस्ट पाकिस्तान। और इसकी अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था आवामी लीग, ठीक है। अच्छा 1970 में क्या होता है, 1970 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, कहां पर, फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं कहां पर, पाकिस्तान में, ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान में। तो ईस्ट पाकिस्तान में क्या होता है, ईस्ट पाकिस्तान में जीतता कौन है, आवामी लीग जीत जाती है, ठीक है। और इस साइड में वेस्ट पाकिस्तान में क्या होता है, वेस्ट पाकिस्तान में दो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही होती है, एक होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक होती है मुस्लिम लीग, ठीक है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार अली भुट्टो यहां पर जीत जाता है, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो सीट्स इनकी ज्यादा होती है, मेजोरिटी इनकी ज्यादा होती है, तो इनको क्या बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था शेख मुजीबुर रहमान को। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान क्या करता था, वेस्ट पाकिस्तान हमेशा ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंस दिखाता था, पैसा यहां से उठाता था, डेवलपमेंट यहां का होता था, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स वेस्ट पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर यहां का, प्रेसिडेंट यहां का, मिलिट्री जनरल यहां का, चीफ जस्टिस यहां का। तो सारा के सारा इनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। प्लस लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम थी, ये लोग बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान वाले, बंगाली लोग हैं तो ये बंगाली लैंग्वेज बोलते थे, आगे ना। और ये कौन से लोग हैं, ये उर्दू स्पीकिंग पीपल है, तो ये लोग क्या करते थे, ये अपनी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज इनके ऊपर थोपते थे। प्लस पाकिस्तान की एक ही लैंग्वेज को इन लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था जिसका नाम था उर्दू, इससे इनको प्रॉब्लम थी। और ये लोग 1966 से ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग मांग रहे थे ऑटोनॉमी, क्या मांग रहे थे, ऑटोनॉमी। और अब तो ये लोग इलेक्शन जीत गए,
आगे ना, जब ये लोग इलेक्शन जीत गए तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि भैया हम लोगों को अब ऑटोनॉमी चाहिए, आगे ना, और अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से बनेगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में याहिया खान मिलिट्री रूलर होता है, और याहिया खान कहता है कि भैया हम नहीं मानते इस चीज़ को, ठीक है। और याहिया खान क्या करता है, वेस्ट पाकिस्तान वालों को कहता है कि भैया ये जो शेख मुजीबुर रहमान है इसको उठाओ और इसको जेल में डालो। जब इसको उठाते हैं और जेल में डालते हैं शेख मुजीबुर रहमान को, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट होती है। ईस्ट पाकिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, हाई लेवल प्रोटेस्ट। तो फिर याहिया खान क्या करता है, याहिया खान अपनी आर्मी को कहता है कि भैया ईस्ट पाकिस्तान जाओ और ईस्ट पाकिस्तान में जाकर ये जो प्रोटेस्टर्स है इनकी पिटाई कर दो, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान वाले आते हैं, और 1971 की बात है, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान में ये आर्मी आती है और क्या करती है, पिटाई करना शुरू करती है। किसकी ये क्या है, ईस्ट पाकिस्तान में ये वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी आती है और पिटाई करना शुरू कर देती है इनकी, ठीक है। तो ये लोग भाग भाग के कहाँ पर आते हैं, इंडिया में आना स्टार्ट होते हैं। 1971 का टाइम पीरियड चल रहा है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी क्या कहती है, भैया क्या कर, ये सारे के सारे हेल्प मांगते हैं इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी कहती है कि ठीक है मिलिट्री हेल्प दे रही हो, फाइनेंशियल हेल्प दे रही हो, और बताओ क्या चाहिए, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं इंदिरा गांधी जी बस बचा लो हमें। इंदिरा गांधी की एक खतरनाक आर्मी को बुलाती है जिसका नाम है द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी क्या करेगी, इंडियन आर्मी घुस जाएगी कहाँ पर, ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी है 90,000 की, उनकी पिटाई करेगी, ढाका पे कंट्रोल करेगी, नोआखली पे कंट्रोल करेगी, पूरे के पूरे किस पे, ईस्ट पाकिस्तान पे कंट्रोल करेगी, और ये वाली जंग जीत जाएगी। और यहाँ पर 1971 दिसंबर 1971 में क्या होगा, एक नया बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा बांग्लादेश। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। देखो यही बता रहा है ये। इन 1970 पाकिस्तान फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट। जुल्फिकार अली Bhutto's party emerged a winner in West Pakistan, while the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman won in East Pakistan. ईस्ट पाकिस्तान में कौन जीता, शेख मुजीबुर रहमान। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो जीता था। आगे आते, देख क्या बता रहा है, द पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट। और जो पाकिस्तान के मिलिट्री थे, याहिया खान वगैरह जो थे, वो क्या नहीं करना चाहते थे, इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। नॉर वर दे रेडी टू एक्सेप्ट द आवामी लीग्स डिमांड फॉर अ फेडरेशन। और ये लोग ये भी नहीं मानना चाहते थे कि आवामी लीग ऑटोनॉमी जो मांग रही थी, ठीक है, कि भैया ईस्ट पाकिस्तान में हम लोगों को रूल करने दो, हमें ऑटोनॉमी दो, हमारा रीजन है। वही सेम टिबेट वाला सीन, ठीक है। बस टिबेट के ऊपर कैप्चर करने में चाइना क्या हो गया, सफल हो गया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडिया ने इंटरवीन करा बीच में। इन 1971 द पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीब एंड अनलीस्ड अ रीन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, अपने ही लोगों पे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान भी तो पाकिस्तान का ही पार्ट है ना। तो यहाँ की आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, ईस्ट आर्मी के ऊपर अटैक करती है। यहाँ के औरतों के साथ रेप किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, ठीक है, स्लेव्स बना दिया जाता है, ठीक है, बहुत बुरी हालत करी जाती है, बहुत सारे लोगों को अत्याचार होता है, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और बांग्लादेश को आजाद करवाएगी। इन रिस्पॉन्स टू दिस द पीपल स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। और अब क्या हो गया, लोगों ने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया कि भैया अब हमें रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। हम किस ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग कह रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान को कि हमें रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, हमें क्या करना है, कंप्लीटली अलग होना है अब, ठीक है। तो कैसे अलग होंगे, देखो थ्रू आउट 1971, ठीक है। वैसे मार्च 1971 में क्या होता है, मार्च 1971 में मांग उठती है बांग्लादेश बनाने की, ठीक है, और हेल्प मांगी जाती है इंडिया से। तो दिसंबर 1971 में क्या हो जाएगा, इंडियन आर्मी जो है वो कहाँ जाएगी, इंडियन आर्मी जाएगी ईस्ट पाकिस्तान में, और इनके आर्मी को हराएगी, किसकी, पाकिस्तानी आर्मी को हराएगी, और बांग्लादेश को क्या करेगी, बांग्लादेश आजाद हो जाएगा। थ्रू आउट 1971 इंडिया हैड टू बियर द बर्डन ऑफ अबाउट 80 लाख रेफ्यूजीज। हाँ क्या, अब जब इनकी पिटाई हो रही है किसकी, इन बांग्लादेशियों की, तो इन ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों की, तो ये लोग कहाँ आएंगे, इंडिया में आएंगे। तो इंडिया में 80 लाख रेफ्यूजीज हो गए थे। अब हम लोग भी परेशान हैं, हमारे कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं है, ठीक है। तो 80 लाख रेफ्यूजीज हो गए हमारे पास, हु फ्लेड ईस्ट पाकिस्तान एंड टुक शेल्टर इन द नेबरिंग एरियाज इन इंडिया, जो कि ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आके रहने लग गए थे। पाकिस्तान अक्यूज इंडिया ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप। पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया कि भैया तू इन लोगों की इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि तू क्या चाहता है, तू चाहता है पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, ठीक है। हम लोग तो चाहते ही है, ठीक है, और इंदिरा गांधी को पॉपुलैरिटी चाहिए, वो पॉपुलैरिटी लेके रहेगी, देखिए, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहा है, सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम द यूएस एंड चाइना, ठीक है। अच्छा अब ध्यान सुनो, चाइना की और इंडिया की वैसे नहीं बन रही, है ना, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इसकी और चाइना की बहुत अच्छे से बनने लग गई है, प्लस पाकिस्तान सीटो और सेंटो का मेंबर है, अरे हाँ कि ना। तो इसकी हेल्प करने के लिए कौन आएगा, इसकी हेल्प करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा। लेकिन अब इंडिया की यहां पर हेल्प करता है कौन, इंडिया अपने दोस्त को बुलाता है, यूएसएसआर को,
क्यों? देखो यूएसएसआर, जब इंडिया और चाइना की लड़ाई थी तब तो यूएसएसआर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब इंडिया के ऊपर अटैक करने की बात कर रहा है कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, और अपनी शिप्स, बोट्स, प्लेन्स वगैरह ला भी रहा है। लेकिन इंडिया और यूएसएसआर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा अब 1971 में। इस एग्रीमेंट का नाम है द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हो रहा है 20 साल के लिए। कितने साल के लिए? फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए। और यूएसएसआर ने क्या ऐलान कर दिया? यूएसएसआर ने ऐलान कर दिया है कि भैया इंडिया मेरा दोस्त है, अगर 20 साल तक, अगले 20 साल तक इंडिया को अगर कोई हाथ लगाएगा पिटाई कर दूंगा, ठीक है। और न्यूक्लियर वेपन्स है इसके पास, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लड़ाई हो जाती तो यूएसए और यूएसएसआर कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है? यूएसए पीछे हट जाता है, चाइना पीछे हट जाता है, और लड़ाई बच जाती है सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की वाली लड़ाई हार जाता है। समझ में आ रहा है? देखो क्या बता रहा है। Support for Pakistan came from USA and China. In order to counter the US-Pakistan-China axis, India signed a 20-year treaty of peace and friendship with the Soviet Union in August 1971. और इंडिया क्या करता है? अगस्त 1971 में हाथ मिलाता है किसके साथ? किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। डन? आ गया है? चलिए देखिए क्या बता रहा है। द ट्रीटी एश्योर्ड इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक। और यूएसएसआर ने क्या कर दिया? ये बोल दिया कि भैया मैं तेरा बड़ा भाई हूं, अगर तुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं बचाने के लिए आ जाऊंगा। अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971। दिसंबर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में। विद इन 10 days द इंडियन आर्मी हैड सराउंडेड ढाका फ्रॉम 3 sides एंड द पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट 90,000 हैड सरेंडर। ठीक है, 10 दिन के अंदर इंडियन आर्मी क्या करती है? ढाका के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, 3 साइड से घेर लेती है, पाकिस्तानी आर्मी बीच में फंसी हुई है, और 90,000 की ये पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है? सरेंडर करती है। अब 1971 में जो बांग्लादेश तो बन ही रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है? अब बांग्लादेश के पास पहली बार, पाकिस्तान के पास फर्स्ट टाइम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बंदा क्या करेगा? पाकिस्तान में रूल करेगा, या पाकिस्तान में क्या करेगा? पाकिस्तान में रूल करेगा, या फिर पाकिस्तान में क्या करेगा? एज अ प्राइम मिनिस्टर आएगा, जिसका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। और बांग्लादेश में भी क्या आ जाएगा? बांग्लादेश में भी एक नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जिसका नाम है क्या? मतलब 1970 में जो 2 लोग इलेक्शन जीते थे, हागे ना, ईस्ट पाकिस्तान में ये जीता था, क्या नाम था इसका? शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान विल बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीब, ठीक है। और इस तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किसका? पाकिस्तान का। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या? बढ़ेगा आगे? चलिए आगे देखते हैं। विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीजफायर। और जैसे ही बांग्लादेश फ्री कंट्री बन जाता है दिसंबर 1971 में, तो इंडिया क्या बोलता है? इंडिया बोलता है कि भैया बस हमारा काम हो गया, और अब लड़ाई को यही रोकते हैं, ठीक है। तो 1972 में क्या होने वाला है? अब 1972 में देखो, जब भी लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद एग्रीमेंट होता है, ठीक है। 1965 में लड़ाई हुई, 1965 की लड़ाई के बाद कौन सा एग्रीमेंट हुआ? ताशकंद एग्रीमेंट। 1971 में लड़ाई हुई, 1972 में एग्रीमेंट होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इस एग्रीमेंट का नाम होगा शिमला एग्रीमेंट। क्या नाम होगा? शिमला एग्रीमेंट। तो शिमला एग्रीमेंट साइन करने के लिए कौन आएगा? तो शिमला एग्रीमेंट साइन कौन कौन करेगा? इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम होगा इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान का न्यू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम होगा जुल्फिकार अली भुट्टो। क्लियर है? आगे देखिए बता रहे हैं। लेटर द साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी and Zulfikar Ali Bhutto on 3 July 1972 formalized the return of peace। और ये क्या बोल रहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में 3 जुलाई 1972 को जो ये एग्रीमेंट हो रहा है, जिसको हम लोग शिमला एग्रीमेंट कह रहे हैं, क्या ये क्या करता है? इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को फिर से ठीक कर देता है। डन है? पक्का? बड़े आगे अपन। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है ना, और कब इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी की शुरुआत करी? देखिए क्या बता रहा है। द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन मई 1974। तो इंडिया, देखो दो चीज याद रखना, इंडिया हमेशा जो न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करेगा वो एक ही जगह पे करेगा। कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान के किस जगह पर? राजस्थान के पोखरण में। कहां पर? पोखरण में, ठीक है। पहला टेस्ट कब करा इंडिया ने? तो पहला टेस्ट करा 1974। दूसरा टेस्ट कब करा इंडिया ने? तो दूसरा टेस्ट करा इंडिया ने 1998, ठीक है। जो पहला टेस्ट था इसको स्माइलिंग बुद्धा बोला गया। क्या बोला गया? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और 1998 में इंडिया क्या बन जाएगा? इंडिया न्यूक्लियर पावर बन जाएगा।
ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। और एक और चीज याद रखना, क्या 1974 में भी मई में ही टेस्ट करा था, है ना, मई के महीने में, और 1998 में भी मई के महीने में टेस्ट करा था। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना। अ न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएटेड इन द लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा, नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ है। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो स्टार्ट हुआ है अंडर होमी जे भाभा, इनके अंडर में स्टार्ट हुआ है। 1940 से ही स्टार्ट हो गया था ये। ठीक है, और होमी जे भाभा के स्टूडेंट का नाम पता है तुम्हें? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनके स्टूडेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट में थे। क्यों? क्योंकि पॉलिसी ऑफ पीस को फॉलो करते थे, आगे ना, शांतता बनाए रखने की। लेकिन आज के टाइम पीरियड में न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए शांतता बनाए रखने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, उस टाइम पीरियड में सिचुएशन अलग थी, इस टाइम पीरियड में सिचुएशन अलग है। ठीक है, तो इन्हीं की बेटी जिसका नाम है इंदिरा गांधी 1974 में सबसे पहला क्या करवाएगी? न्यूक्लियर टेस्ट करवाएगी 1974 में। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है आगे। When Communist China conducted nuclear tests in October 1964, the 5 nuclear weapon powers, the US, USSR, UK, France, China, Taiwan that represented China, also the 5 permanent members of the United Nations Security Council tried to impose the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) of 1968 on the rest of the world. अब ध्यान से सुनो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। एक तो इंडिया और चाइना की लड़ाई हो गई है 1962 में, हुई है क्या? 1962 इंडिया और चाइना की क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई 1962 में। 1964 में चाइना क्या बन गया? चाइना न्यूक्लियर कंट्री बन गया, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए इसके पास, आगे ना। ऊपर से हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स है। कौन से? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस टाइम पीरियड में USSR था, अब रशिया है, आगे ना। और कौन? चाइना और फ्रांस। और इन सब के पास क्या था? इन सब के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। ठीक है, 1968 में एक पॉलिसी लेकर आए ये लोग, ये 5 जने मिलकर, और इस पॉलिसी का नाम था क्या? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी। 1968 में प्रोलिफरेशन पॉलिसी लेकर आए। इसके थ्रू क्या बोला गया? इसके थ्रू बोला गया कि ये जो 5 कंट्रीज है इन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेगा, बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं रहेगा। इंडिया ने बोला हम पागल है। ठीक है, हमारा पड़ोसी चाइना हमें पिटाई करके गया है बिना न्यूक्लियर वेपन्स के, और अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होगा तो ये तो अटैक करता रहेगा, अरुणाचल भी ले लेगा, नॉर्थ ईस्ट पूरा काट लेगा, नेपाल भी ले लेगा, भूटान भी ले लेगा। ठीक है, ये अपनी चलाएगा। कह रहा हम नहीं मानते इस ट्रीटी को। तो इंडिया ने साफ मना कर दिया कि भैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तू सुपर पावर होगा, अपने घर होगा, हम तेरी ट्रीटी को नहीं मानते। ठीक है, और इन लोगों ने पूरे दुनिया पे ट्रीटी को थोपने की कोशिश करी, लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं करा। समझ में आ गया? क्लियर है? देखिए क्या बता रहा है। इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एज अ डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज टू साइन इट। इंडिया ने क्या बोला कि भैया तुम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हो, इक्वालिटी की बात करते हो बड़ी आगे ना, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन होगा। समझ में आगे नहीं आया? तो इंडिया ने क्या नहीं करा? इस पे साइन नहीं करा। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट्स इन May 1998 डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पसेस। और 1998 में इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने मई 1998 में इंडिया ने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट करे और इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन बन गया और दुनिया को बता दिया कि भैया पंगे नहीं लेना। ठीक है, मिलिट्री पावर भी है, न्यूक्लियर पावर भी है ना, मार के घोड़ा बना देंगे, है ना। चलो आगे देखो क्या बता रहा है। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोफेस नो फर्स्ट यूज। देखो अब इंडिया 2 पॉलिसी अपनाता है। इंडिया क्या करता है? 2 पॉलिसीज अपनाता है। कौन सी पॉलिसी? पहली पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज या नो यूज की पॉलिसी। मतलब क्या? मतलब अगर इंडिया की लड़ाई हो जाए किसके साथ? किसी भी कंट्री के साथ, है ना, जो न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं है, जो न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया की लड़ाई हो जाए किसके साथ? नेपाल के साथ। तो नेपाल क्या न्यूक्लियर कंट्री है? नहीं है नेपाल न्यूक्लियर कंट्री। तो इंडिया कहता है कि अगर हमारी लड़ाई किसी नॉन न्यूक्लियर कंट्री से हो जाती है तो हम उसके अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन यूज ही नहीं करेंगे, वैसे ही हरा देंगे नेपाल को, आगे ना। लेकिन दूसरी पॉलिसी हमारे पास है नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज। अब नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी क्या है? मान लो इंडिया की और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, तो इंडिया की और पाकिस्तान की लड़ाई में क्या कह रहा है? इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में ये कह रहा है कि देखो भैया ऐसा है क्या कि अगर हमारी लड़ाई किसी न्यूक्लियर कंट्री के साथ होती है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर कंट्री है, 1998 में ही बना है,
अगर हमारी लड़ाई किसी न्यूक्लियर कंट्री के साथ होती है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर पावर का, पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। लेकिन हाँ, अगर सामने वाले ने यूज करा तो मोर बना देंगे मार मार के। क्लियर है, डन है, समझ में आ गया यहाँ तक सारा के सारा। चलो आगे आते हैं, देखिए क्या बता रहा है, खत्म। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर पूरा की पूरा खत्म हो रहा है। इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हम लोगों ने समझ ली, नॉन अलाइनमेंट हम लोगों ने समझ लिया, चाइना के साथ क्या सीन है हमारा वो समझ लिया, पाकिस्तान के साथ क्या सीन है हमारा हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को हम लोगों ने समझ ली। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर आप लोगों को मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस के लिए जुड़ना है, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है मेरे साथ, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग बेझिझक महापैक ले लीजिए। क्या करिए, महापैक ले लीजिए, ठीक है। ह्यूमैनिटीज का महापैक, पॉलिटिकल साइंस की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आएंगे अपने, और किसमें, सीयूटी में भी अच्छे नंबर आएंगे, और आप लोगों को आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में बिठाया जाएगा, ठीक है। महापैक लेने के लिए आपको क्या करना है, एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है Y742, ठीक है। इससे आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोगों को पेड बैचेस से रिलेटेड, महापैक से रिलेटेड कोई भी बात करनी है मेरे साथ, तो मेरे साथ आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग मुझे मेल करिए khan.ayub@adda247.com पर, ठीक है। कैसे ले सकते हैं महापैक, तो महापैक लेने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, अपने को जाना है कहाँ पर, अपने को जाना है, कहाँ जाना है, गूगल बाबा के पास, गूगल बाबू के पास जाओ और जाकर लिखो क्या, अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 लिखेंगे वैसे ही क्या आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें दिखाई देगा अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करेंगे सीयूटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। सीयूटी आर्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, सीयूटी आर्ट्स के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको दिखेगा सीयूटी का क्या, महापैक। देखो इसमें आपकी बोर्ड्स और सीयूटी दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। सिर्फ बोर्ड्स की नहीं, बोर्ड्स और सीयूटी दोनों की, ठीक है। तो कम पैसों में क्या हो रहा है, दोनों की तैयारी हो रही है। 11 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को इसमें, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी और जनरल टेस्ट के 4 सब्जेक्ट्स, यानी कि करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, स्टैटिक जीके पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, कॉन्ट्स पढ़ाया जाएगा। और आप लोगों का ये वाला बैच कब तक चलने वाला है, ये बोर्ड्स तक नहीं चलेगा बैच आपका, ये बैच चलेगा जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है और एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है तब तक, ठीक है। इस बैच को लेने के लिए क्या करिए, इसके ऊपर क्लिक करिए। इसमें बहुत सारी, देखो 1000 से ज़्यादा ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेगी, 802 टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाउट क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 226 ई बुक्स मिलेगी आप लोगों को, 10 बुक्स मिलने वाली है आप लोगों को, जो कि आप लोगों को बोर्ड्स में बहुत काम आने वाली है, सीयूटी में बहुत काम आने वाली है। मैंने अभी मेरे कुछ वीडियोस पड़े हुए, आप लोग चेक कर सकते हो कैसा पढ़ा, तो मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, आपको जाना है कहाँ पर, बाय नाउ पे। कितने रुपए का बैच है, 10,999। सर बहुत महंगा है, सस्ता कर देते हैं। बाय नाउ पे जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाकर लिखिए Y742, ठीक है। कैसे याद करें 742 को, अड्डा 24/7 का उल्टा है 742, और इसको क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करेंगे आप लोगों के 1870 रुपये के आसपास बच जाएंगे। ये वाला बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 9,129 रुपये मिलने वाला है, बोर्ड सीयूटी दोनों की तैयारी मेरे साथ कंप्लीटली, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी छान मारेंगे अच्छे से। आशा करता हूँ आज वाली वीडियो आप लोगों को बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत 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 सारा प्यार, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।